हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विजन एजुकेटर। आज हम न्यूटन के गति के नियमों पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम गति और गति के प्रकार पढ़ चुके हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप इससे पहली वीडियो देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। न्यूटन के गति के नियम। भौतिकी के पिता न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियमों को प्रतिपादित किया था। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भौतिकी के पिता कौन है। भौतिकी के पिता है न्यूटन। फिर पूछा जाएगा कि इनकी पुस्तक का क्या नाम है। इनकी पुस्तक का नाम द प्रिंसिपिया है। फिर ये पूछा जाएगा कि गति के नियम को इन्होंने कब प्रतिपादित किया। न्यूटन ने गति के नियमों को सबसे पहले 1687 में प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है न्यूटन की गति का पहला नियम। आइए समझते हैं गति का पहला नियम क्या है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी। यदि वो एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वो ऐसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान स्थिति में परिवर्तन न किया जाए। गति का जो पहला नियम है न्यूटन का, इसमें क्या बताया गया, अगर कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहेगी और अगर वो सीधी रेखा में चल रही है तो वो चलती ही रहेगी। लेकिन कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान स्थिति में परिवर्तन ना कर दिया जाए। यही न्यूटन की गति का पहला नियम है। और न्यूटन की गति के पहले नियम से हमें मिलती है बल की परिभाषा, डेफिनेशन मिलते हैं यहाँ से हमें फोर्स की। आइए देखते हैं बल क्या है। बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाने का या तो प्रयास करता है या फिर उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला देता है। हमने पहले नियम में यही तो पढ़ा कि अगर वस्तु चल रही है तो वो चलती ही रहेगी और अगर वो रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। और यही तो बल का कार्य है। बल वो धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में या तो परिवर्तन लाने का प्रयास करता है या फिर परिवर्तन को लाता है। लाने का प्रयास कैसे करता है? जैसे कोई दीवार है, दीवार पर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो हम उस दीवार को हटा तो नहीं सकते, लेकिन उसकी स्थिति में हम फोर्स लगाकर क्या करते हैं, परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और सेकंड, परिवर्तन ला देता है। परिवर्तन कैसे ला देता है? जैसे कोई मेज रखी हुई है और इस पर हमने फोर्स लगाया और यहाँ से उसको क्या किया, आगे की ओर खिसका दिया, तो ये हुआ बल। बल की डेफिनेशन। अब बात करते हैं मात्रक की। बल का जो मात्रक है वो है न्यूटन। नेक्स्ट है न्यूटन का जो पहला नियम है, इसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं या इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब समझते हैं इनर्शिया यानी जड़त्व क्या होता है। जड़त्व देखिए, किसी भी वस्तु का ऐसा प्राकृतिक गुण होता है जो गति अवस्था और स्थिर अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। जो गति अवस्था और स्थिर अवस्था में हो रहे परिवर्तन का विरोध करता है वही इनर्शिया है, जड़त्व है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे ठहरी हुई मोटर कार या रेलगाड़ी के अचानक चलने से उसमें जो यात्री बैठे हुए हैं वो पीछे की ओर झुक जाते हैं। देखिए ऐसा क्यों होता है। कोई बस है, वो रुकी हुई है, लेकिन अचानक से बस ने क्या किया, उसने चलना शुरू कर दिया और जो उसमें बैठे हुए यात्री हैं वो पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पैसेंजर के जो पैर है वो क्या है, इस समय रुकी हुई बस है तो पैर भी क्या है, स्थिर अवस्था में है। लेकिन अचानक से क्या हुआ, बस ने चलना शुरू कर दिया। जो ऊपर का हिस्सा है उसने क्या किया, गतिशील होना शुरू किया, जबकि जो पैर थे वो फ्लोर पर थे, उन्होंने क्या किया, जड़त्व के कारण वहाँ से हिलने से मना किया। और जब जड़त्व के कारण इसका विरोध हुआ यानी कि गतिशील अवस्था में आने का विरोध हुआ और इसी कारण से क्या हुआ, जो ऊपर का हिस्सा था वो पीछे की ओर झुक गया। नेक्स्ट है चलती हुई मोटर कार अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। देखिए अगर कोई बस है वो चल रही है लेकिन अचानक से क्या हुआ, उसमें ब्रेक लगी। अचानक से ब्रेक लगने पर क्या होगा, जो
खड़े हुए यात्री है या फिर जो बैठे हुए यात्री हैं वो आगे की ओर झुक जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो पैर है वो फ्लोर पे है और वो इस टाइम क्या है, गतिशील है, यानी चल रहे हैं, बस के साथ साथ गति कर रहे हैं। लेकिन जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा क्या है, ऊपर का हिस्सा इस टाइम बिल्कुल स्थिर है। लेकिन अचानक से ब्रेक लगे और ब्रेक लगते ही क्या हुआ, जड़त्व ने क्या किया, विरोध करना शुरू किया, आगे बढ़ने से मना किया। और जब आगे बढ़ने से मना किया तो जो ऊपर का हिस्सा है वो आगे की ओर झुक गया। नेक्स्ट है, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर क्या होता है, जो धूल के कण है वो गिरने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कंबल है, आपने देखा होगा कंबल या गद्दा या रजाई जो भी पुरानी घर पे होती हैं, अगर उसे डंडे से पीटते हैं तो उससे हमें धूल के कण निकलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो धूल के कण है वो चिपके हुए होते हैं और वो जड़त्व के कारण क्या होता है, जड़त्व के कारण उसका विरोध करते हैं आगे बढ़ने से, और जो गद्दा है वो हिलता है और इसी कारण हमें क्या लगता है कि धूल के कण गद्दे से बाहर आ रहे हैं। एक और एग्जाम्पल है, ग्लास पर अगर कार्डबोर्ड को रखकर उसके ऊपर हम कॉइन रखते हैं और उस कार्डबोर्ड को हटा देते हैं, या तो पीछे की ओर या फिर आगे की ओर बढ़ा देते हैं, तो क्या होता है, जो कॉइन है वो ग्लास के अंदर चला जाता है। तो ऐसा होता है जड़त्व के कारण। जड़त्व के कारण जैसे हमने कार्डबोर्ड पर को क्या किया, या तो हमने पीछे की ओर खींच लिया या फिर क्या किया, आगे की ओर फोर्स किया कार्डबोर्ड को। तो जड़त्व के कारण जो कॉइन है उसने विरोध किया आगे बढ़ने का और वो कहाँ पहुंच गया, वो ग्लास के अंदर पहुंच गया। नेक्स्ट है, किसी पेड़ को हिलाने पर उसके फलों या पत्तियों का गिरना। उसके फल और पत्तियां भी क्यों गिरते हैं, जड़त्व के कारण गिरते हैं। क्योंकि जो पेड़ है, पेड़ पर जो फ्रूट्स लगे हुए हैं या फिर जो लीव्स है वो लगी हुई है और हमने जाकर अचानक क्या किया, उसकी शाखाओं को हिलाना शुरू किया, या फिर आंधी तूफान के कारण भी जैसे इसकी शाखाओं ने हिलना शुरू किया, तो जो फ्रूट्स है वो जड़त्व के कारण क्या करेंगे, उसका विरोध करेंगे हिलने से, और जब वो विरोध करेंगे तो वो टूटकर नीचे गिरना शुरू हो जाएंगी। ऐसे इसकी पत्तियां भी टूटकर गिरना शुरू हो जाएगी। जबकि जो पेड़ है वो क्या था, वो स्थिर अवस्था में था और इसको हिलाया गया, और हिलाने से क्या हुआ, जड़त्व के कारण जो इसके फ्रूट्स थे, जो लीव्स थी, उन्होंने हिलने से मना किया, यानी उसका विरोध किया। विरोध ही तो होता है जड़त्व में, किसी भी स्थिति में अगर वो विराम अवस्था में है तो उसका विरोध करेगा, अगर गतिशील अवस्था में है तो फिर उसका विरोध करेगा। ऐसे ही जब ये विराम अवस्था में है और इसने क्या किया, गतिशील अवस्था में आने से विरोध किया, और विरोध करते ही क्या हुआ, फल नीचे टूटकर गिरा। ये थे जड़त्व के। न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है, और संवेग में परिवर्तन बल की दिशा में होता है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि संवेग क्या होता है। आइए पहले संवेग समझ लेते हैं। संवेग होता क्या है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान m, संवेग v की का गुणनफल बराबर हो जाएगा बराबर p, यानी संवेग के। ऐसा ही मात्रक होता है इसका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और संवेग एक सदिश राशि है। अब समझते हैं दूसरा नियम। देखिए, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन, संवेग क्या होता है, संवेग बराबर होता है m इंटू वी के, और इसमें क्या हुआ, परिवर्तन की दर हुई, यानी अगर संवेग क्या था, mv1 था और बाद में वो mv2 हुआ, तो इसमें परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, mv2 माइनस mv1 अपॉन t। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हम दर निकालते हैं तो दर निकालने के लिए हम समय से उसको भाग करते हैं और उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, यानी F समानुपाती हो जाएगा mv2 माइनस mv1 अपॉन टी के। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, सपोज हमारे पास एक गेंद है, इस गेंद पर हमने कोई बल लगाया F,
और बल F लगने के बाद ये गेंद क्या हुई, गतिशील अवस्था में आई और आगे की ओर पहुंची। यहाँ जो इसका वेग था, सपोज वो v1 था, और जब ये गतिशील अवस्था में आई तो यहाँ पहुँचते हुए इसका वेग हुआ v2। यानी यहाँ तो ये रुकी हुई थी, स्थिर अवस्था थी, यहाँ पे इसका वेग अलग हुआ, और जब ये गतिशील अवस्था में आई तो यहाँ इसका वेग अलग हुआ। जैसे यहाँ पे अगर इसका वेग 0 था तो गतिशील आने पर सपोज इसका वेग 5 मीटर पर सेकंड हो गया। तो ऐसे यहाँ पे मैंने माना कि यहाँ इसका वेग v1 है और यहाँ इसका वेग v2 है। बात करें द्रव्यमान की तो द्रव्यमान जो है वो गतिशील अवस्था से पहले भी सेम रहेगा और गतिशील अवस्था में आने के बाद भी गेंद के द्रव्यमान में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इसका जो इसका जो द्रव्यमान रहेगा वो रहेगा m, यानी समान रहेगा। अगर ये गेंद 2 किलो की है तो ये 2 किलो की ही रहेगी, चाहे ये गतिशील अवस्था में रहे और चाहे ये विराम अवस्था में रहे, इसके द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि संवेग की। संवेग हमने अभी पढ़ा कि संवेग बराबर क्या होता है, m इंटू वी होता है, यानी द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो द्रव्यमान है m, त्वरण क्या है v1, और माइनस क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन के लिए जो बाद वाला वेग है उसमें से हम पहले वेग को घटाएंगे, यानी mv2 माइनस mv1 अपॉन t। ये क्या हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन की दर, ये हो जाएगी वेग में परिवर्तन की दर, बराबर किसके हो जाएगी, mv2 माइनस mv1 अपॉन टी, बराबर किसके हो जाएगा, f के। देखिए कैसे, mv2 माइनस mv1 अपॉन टी। यहाँ पे m जो है इसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमने m ये है कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया v2 माइनस v1 अपॉन टी। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है कि जो v2 माइनस v1 अपॉन टी है ये बराबर हो जाएगा a के। कैसे, क्योंकि जो त्वरण होता है वो वेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, तो वेग में परिवर्तन की दर बराबर हो गया त्वरण के। तब हम कह सकते हैं कि F बराबर हो गया m इंटू a, यानी बल बराबर हो गया द्रव्यमान गुणा त्वरण की। और यही सेकंड लॉ से हमें प्राप्त होता है। सेकंड लॉ से हमें क्या प्राप्त हुआ, सेकंड लॉ से हमें बल की इक्वेशन प्राप्त हो गई, और यही क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसमें ये तो पूछा नहीं जाएगा कि इसको कैसे निकालते हैं, बस क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा कि न्यूटन के सेकंड लॉ से हमें क्या प्राप्त होता है, बल की इक्वेशन प्राप्त होती है या बल की डेफिनेशन प्राप्त होती है। तो जो सेकंड लॉ है इससे हमें बल की इक्वेशन प्राप्त होती है, F बराबर m इंटू ए। ये भी पूछा जा सकता है F बराबर m इंटू ए न्यूटन के किस लॉ से प्राप्त होता है, तो ये सेकंड लॉ से प्राप्त होता है, जबकि जो डेफिनेशन है वो हमें फर्स्ट लॉ से प्राप्त होती है। एक एग्जांपल और है, देखिए सेकंड लॉ का एक एग्जांपल और है। जैसे कोई क्रिकेटर है, वो जब किसी गेंद को कैच करता है तो वो आपने देखा होगा वो बिल्कुल सीधे हाथ से कभी गेंद को कैच नहीं करता, आगे दौड़कर वो क्या करता है, जब गेंद को कैच कर रहा होता है तो वो थोड़ा पीछे हट कर के गेंद को कैच कर रहा होता है, बिल्कुल सीधे हाथ से गेंद कैच नहीं करता। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि जो गेंद है वो हाई वेग से आ रही होती है, और जब वो हाई वेग पर गेंद होती है अगर उसे सीधे कैच किया जाएगा तो हाथ में चोट लगने का डर रहेगा। इसीलिए जो खिलाड़ी है वो क्या करता है, काफ़ी स्मार्ट तरीके से खिलाड़ी क्या करेगा, थोड़ा पीछे हटते हुए गेंद को कैच करता है। नेक्स्ट है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है इसे एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोला जाता है। एक्शन रिएक्शन लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन जो दिशा क्या होगी वो विपरीत होगी, उसमें प्रतिक्रिया होती है। जैसे बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले का पीछे की ओर धक्का लगना। अगर किसी ने बंदूक चलाई तो क्या होगा,
जब वो बंदूक चला रहा होगा तो गोली तो आगे की ओर जा रही होगी, लेकिन जो झटका है, जो धक्का है, उसको चलाने वाले को पीछे की ओर लगेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो क्रिया है यानी गोली का चलना है वो तो आगे की ओर है, यानी क्रिया हुई गोली का आगे चलना, और प्रतिक्रिया क्या हुई, पीछे की ओर चलाने वाले को पीछे की ओर झटका झटका लग जाना। यानी क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का तीसरा नियम है। इसमें क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर होगी, लेकिन होगी विपरीत दिशा में। गोली का आगे चलना, जबकि जो झटका है, धक्का है, गोली चलाने वाले को पीछे की ओर लगता है। नेक्स्ट है नाव से किनारे पर कूदने पर नाव का पीछे की ओर हट जाना। अगर कोई नाव से किनारे पर उतर रहा है तो क्या होगा, वो उसकी क्रिया है, उतर रहा है वो, लेकिन साथ ही साथ जो नाव है वो क्या करेगी, अपनी प्रतिक्रिया देगी, और नाव की जो प्रतिक्रिया है वो क्या है, नाव पीछे की ओर हट रही होगी। यानी दोनों क्रिया और प्रतिक्रिया की जो दिशा है वो हमेशा विपरीत होती है, लेकिन होती है दोनों ही बराबर। ये बात ध्यान रखना, क्रिया प्रतिक्रिया दोनों बराबर होती हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो होती है वो अपोजिट होती है। नेक्स्ट है रॉकेट को उड़ाने से क्या होगा। रॉकेट में जो बारूद है, बारूद के द्वारा रॉकेट को ऊपर की ओर भेजा जाएगा, लेकिन रॉकेट के द्वारा जो धुआं है वो नीचे की ओर छोड़ा जाएगा। ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का एक अच्छा एग्जाम्पल है। जब रॉकेट को छोड़ा जाता है तो रॉकेट ऊपर की ओर पहुंच रहा होता है, लेकिन उसका धुआं प्रतिक्रिया करते हुए नीचे की ओर पहुंच रहा होता है। नेक्स्ट है जमीन पर कूदने से पैर में चोट लगना। अगर कोई जमीन पर कूद रहा है तो क्या होगा, जो जमीन है वो प्रतिक्रिया देगी अपनी, पैर में चोट लगेगी, और जो कूदने वाला है वो अपनी क्रिया कर रहा है, यानी जमीन पर कूद रहा है। तो क्रिया हुई जमीन पर कूदना, और प्रतिक्रिया यानी अपोजिट क्या किया जमीन से, उसको चोट लगी। नेक्स्ट है जमीन पर चलना। ये भी काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। हम डेली क्या करते हैं, जब चलते हैं तो क्या हो रहा होता है, हम जमीन पर बल लगा रहे होते हैं, और जब हम जमीन पर बल लगा रहे होते हैं तो जमीन भी हमारे पैरों पर कोई बल लगा रही होती है, अपनी तरफ से बल आरोपित कर रही होती है, और इसी कारण से क्या होता है कि जो जमीन है वो पीछे की ओर हम क्या करते हैं, जमीन को धकेलते हैं, और इसी कारण से हम आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का ही नियम है, न्यूटन का थर्ड नियम है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू।